बम्बोर ड्रामे की रिकॉर्डिंग के लिए दूसरा दिन डेडलाइन थी। मैं चाहता तो नाहिद की जगह किसी और लड़की से काम निकाल सकता था, लेकिन मुझे नाजुक मिजाजों से बड़ा इश्क है। रेडियो स्टेशन की नौकरी भी मुझे इसीलिए पसंद आ गई क्योंकि यहाँ भी चिब्बे, टूटे, भेंगे, अड़िब, मुलायम सब नाजुक मिजाज थे। खासकर वो आर्टिस्ट जिनकी जरूरत प्रोड्यूसरों को कम थी और जिनकी नाजुक मिजाजी इस जरूरत को कमतर कर देती थी। नाहिद से माफी मांगकर उसकी अना को बहाल करने के लिए मैं हीरा मंडी गया। मैं अपनी नई मोटरसाइकिल पर सवार था। उसकी नंबर प्लेट, हैंडल, सीट सब चमक रहे थे। मोटरसाइकिल नया हो और अपना हो तो यूं लगता है जैसे अरबी घोड़ा रानों तले आ गया है और आदमी जमीन की बजाय बादलों में उड़ रहा है। दाता दरबार से आगे दो रोया सड़क पर रश निस्बतन कम महसूस होता है। सड़क की दूसरी जानिब नाले से उधर लाल पीली डोरों के ताने पर कुछ मजदूर सूरत मांझा फेर रहे थे। हीरा मंडी को दरअसल दो रास्ते जाते हैं। एक लेडी वेलिंगटन के पहलू से होकर बादशाही मस्जिद के अगब तक पहुंचता है, दूसरा जरा पहले घाटी नुमा सड़क से गुजरकर हीरा मंडी पहुंचता है। मैं बादशाही मस्जिद वाले रास्ते पर बड़े खतरनाक तरीके से मोटरसाइकिल चलाता बाजार में दाखिल हुआ। इससे पहले ना कभी मैं नाहिद के घर गया था, ना ही इन गलियों से वाकिफ था। थोड़ी सी तलाश के बाद मैं नाहिद की गली में जा निकला। नाहिद के घर के बिल्कुल सामने रानी बैंड वालों का चौबारा था और उस वक्त वो पगड़ियां सरों पर लपेटते क्लारंट, भोंपू, बाजे, ताशे और ढोल उठाए तंग सीढ़ी से उतर रहे थे। गली साफ सुथरी और सुनसान थी। बैंड वालों के कोठे पर उनका बोर्ड नस्ब था जिसके नीचे रकम था कि बावर्दी आने के रेट मुख्तलिफ हैं। जिस वक्त इक्का दुक्का सुर बजाते रानी बैंड वाले नुक्कड़ पर गायब हो गए, मैंने चौथी मर्तबा हॉर्न बजाया, लेकिन नाहिद के 6 मंजिला मकान से कोई बरामद ना हुआ। इससे पहले घंटी बजाने पर भी कोई बाहर ना निकला था। इसके बाद मैंने दरवाजे का कुंडा तख्ते से बजाना शुरू कर दिया। जिस वक्त एक 7-8 साला लड़की बाहर निकली, मेरा इरादा नाहिद को कास्ट करने से बिल्कुल उकता चुका था। बड़े मेहराबी फाटक के पेट में बने हुए ताकशा नुमा दरवाजे से वो बाहर निकली। अंदर एक भैंस बैठी जुगाली करने में मशगूल थी और मशीन चलने की आवाज आ रही थी। नाहिद बीबी हैं? लड़की ने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया। वो आराम से खड़ी इमली खाती रही। क्या नाहिद बीबी का यही घर है? वो आराम से कागज चाटने में मशगूल थी। मुन्नी, मैं रेडियो स्टेशन से आया हूँ, क्या ये नाहिद का घर है? रेडियो आर्टिस्ट नाहिद का। अब मुन्नी की जुबान फर चलने लगी। अच्छा जी, आप रेडियो स्टेशन से आए हैं? बाजी तो सुबह की रेडियो स्टेशन गई हुई है, नाश्ता भी नहीं किया उसने। बाबा अलिया आज सुबह टकसाली से नहारी लाया था, बाजी ने वो भी नहीं खाई, खुदा की कसम। सुबह बीबी ने इतने झड़के दिए बाजी को, 3 बार मेकअप करना पड़ा बाजी को। 3 बार क्यों? वो मेरी कम अकली पर हंस दी। बाजी रो रही थी साहब जी, पाउडर थोड़ी ठहरता था उसके मुंह पर। झड़के क्यों दिए बीबी ने? रेडियो स्टेशन नहीं जाती थी बाजी, बीबी का गुस्सा ही बुरा है। परसों बाजी गुलजार के मुंह पर खिंच के चपेड़ मार दी थी। बाजी गुलजार गिरी मंजे पर, पावा लगा गाल पर, 2 टांगे लगे। फिर सारा दिन बीबी बैठी रोती रही, अपने मुंह पर चपेड़े मारे और रोए हाय हाय, अपना माल आप ही दागी कर लिया मैंने। साहब जी, रेडियो स्टेशन कैसा है? छोटी सी लड़की बड़ी पक्की बातें कर रही थी। कभी अपनी बाजी के साथ आकर देख लेना। बाजी कहीं नहीं ले जाती जी, कहती है मेरी पोजीशन खराब होती है। मैं उस शहरजाद से पता नहीं कब तक बातें करता रहता, लेकिन उसी वक्त किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्यों सर जी, इस वक्त कहाँ चोरी चोरी? मैंने पलट कर देखा, अमतल खड़ी थी। सुर्ख होंठों तले उसके निस्वारी दांत भी मुस्कुरा रहे थे। आए ना गरीब खाने पर। आज नहीं अमतल, आज मुझे ड्रामा भंभोर रिकॉर्ड करना है। ना ना लारा छोड़ें, हमारा रिवाज नहीं कि एक बार फंसे शिकार को छोड़ दें। चलें आप। ये बाजी से मिलने आए हैं रेडियो स्टेशन से, लड़की ने कहर भरी नजरों से अमतल को देखकर कहा। क्यों, एक तेरी बाजी के मिलने वाले हैं रेडियो स्टेशन पर, और किसी का कोई मिलने वाला नहीं वहां, चल तो। यकदम लड़की ने मेरा बाजू थाम लिया। बीबी मुझे मारेगी साहब जी। ओए होए, वड्डी है जली, चल जाकर बता अंदर अपनी कपत्ती बीबी को, अमतल ले गई है रेडियो वाले साहब को। जा, खड़ी क्यों है? इनके घराने ने तो दहलीज में तावीज दबा रखा है, जो कोई अंदर दाखिल हो गया बाहर जोगा नहीं रहता। चलें सर जी फौरन यहां से। अब एक बाजू मेरा शहरजाद के हाथों में था, दूसरा अमतल थामे हुए थी। मुझे रेडियो स्टेशन पहुंचना है मुन्नी, मेरी रिकॉर्डिंग है। बाजी के साथ? हाँ बाजी के साथ। मुन्नी ने बाजू छोड़ दिया। खुदा के लिए सर जी एक बार मेरे घर चले चलें, मेरी इज्जत बन जाएगी। अमतल गिड़गिड़ाई। मैं शहरजाद से नजरें चुराकर अमतल के साथ साथ चलने लगा। हम थोड़ी दूर गए थे कि मुन्नी भागी हुई हमारे पास आई और घबरा कर बोली, बीबी मुझे मारेगी आपा जी, आप इन्हें साथ ना ले जाएं। चल मुश्तंडी,
खबरदार जो पीछा किया हमारा, पता नहीं मेरा। लड़की खौफजदा होकर पीछे हट गई। मैं शहरजाद के साथ लौटना चाहता था, लेकिन अमतल में कुछ ऐसी बात थी कि मैं खौफजदा हो गया। गली तंग और खामोश थी। दो रोया पुराने वजह के शहनशीनों वाले मकान थे, जिन पर पुराने पेंट के जालीदार दरवाजे और बोसीदा खिड़कियां उस वक्त सख्ती से बंद थी। रात को यहां से मौसीकी की आवाज और घुंघरों की झनकार निकलती होगी। उस वक्त उन मकानों के पट खुलते तो खांसते हुए बुड्ढे, पान खाती अध खाए अमरूद जैसी औरतें और मुट्ठियों में पैसे भेंचे बच्चे बाहर निकलते। गली वीरान थी। जवान पेशावर औरतें उस वक्त रात जागे चौकीदारों की नींद सो रही थी। ऊपर वाली मंजिलों से गदला पानी रिस रिस कर गली की नालियों में पड़ रहा था। पुराने घरों की दीवारों में पीपल की कौंपलें फूट आई थीं। ये गली बिल्कुल शांत थी। उसका रात के कारोबार के साथ दिन के वक्त कोई ताल्लुक न था। उसके अंदर बाहर उस वक्त टूटे हुए मेले जैसी उदासी थी। देखो अमतल, मेरी रिकॉर्डिंग है। पूरे 11 बजे सारी कास्ट जमा होगी, फिर इंजीनियर वक्त दे सके या ना दे सके, अब मुझे जाने दो। अमतल के घर के सामने मैंने समाजत से कहा, सर जी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप आज मेरे घर चलकर एक बोतल पी लें। खुदा कसम सारे महल्ले में मेरी बड़ी इज्जत हो जाएगी। अब तो कई सालों से मेरे घर ना कोई फिल्म वाला आया है, ना रेडियो स्टेशन से किसी ने खबर ली है। बाहर ड्योड़ी में अपनी मोटरसाइकिल पार्क करके हम दोनों अंदर सहन में दाखिल हुए। इस सहन के इर्द गिर्द कमरे ही कमरे थे। आंगन में ढीली चारपाइयां पड़ी थी। इन चारपाइयों पर रंग बिरंगे मुख्तलिफ उम्रों के लोग बैठे नीम दराज और लेटे हुए थे। जा बजा बासी बर्तनों के ट्रे, कूड़े की टोकरियां, पुराने कपड़ों के अंबार पड़े थे। बच्चे रो रहे थे। औरतों के बोलने की आवाज आ रही थी। रेडियो चल रहे थे। हिसाब हो रहे थे। ये घर किसी का घर नहीं था और सबका घर था। सब बहुत सा बेमसरफ सामान, जायद चेहरे और फर्नीचर की वजह से यहाँ सब कुछ फालतू और बेकार नजर आता था। अमतल मेरा बाजू थामे बड़े फातिहाना अंदाज में सहन में दाखिल हुई। मैं उसकी ट्रॉफी था और वो मुझे जीत कर लाई थी। हम दोनों बगली सीढ़ियों से ऊपर वाली मंजिल में दाखिल हुए। यहाँ भी निचले कमरों की तरह चारों तरफ कमरे ही कमरे थे, लेकिन ऊपर वाली मंजिल कदरे गैर आबाद थी। सहन की जानिब खुलने वाली खिड़कियां बंद थी। कमरा बेतरतीब था। एक पुराना पलंग था जिस पर बोसीदा खेस और नसवारी रंग की शनील की रजाई पड़ी थी। अलमारी के पट बिल्कुल खुले थे और उनमें ठोंसा ठोंस बगैर तय किए हुए कपड़े अटे हुए थे। अमतल ने कमरे में घुसते ही अलमारी के पट बंद करके उसके सामने कुर्सी रख दी। वो सीधा सोफे पर चढ़कर सड़क की जानिब खुलने वाली खिड़कियां खोली और मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया। ये इतनी सारी मखलूक यहाँ रहती है अमतल, तुम्हारे साथ? हाँ सर जी, हमारा रिवाज है। हम लोग अपने बुजुर्गों की बहुत इज्जत करते हैं। वो अपना दुपट्टा उतारकर सोफा झाड़ने लगी। ये सब तुम्हारे बुजुर्ग हैं? बच्चे, लड़कियां, सब? कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ रिश्तेदार हैं। अच्छा ये बताएं, कोका पिएंगे कि फैंटा? अमतल सच पूछो तो कुछ भी नहीं, रिकॉर्डिंग है मेरी। चाय, सब्ज कहवा? चलो चाय सही। अब उसने दुपट्टा बुर्का सब पलंग पर फेंक दिया और अंदर सहन की जानिब खुलने वाले छज्जे की तरफ चली गई। बीबी जी चाय भिजवाएं, ऊपर पार्टी आई है। पुष्ट से वो बिल्कुल 42 बरस की मालूम ना होती थी। उसके कूले कमर कंधे 25 बरस की जवान औरत के नजर आ रहे थे। जब वो सहन की तरफ खुलने वाले दरवाजे की चटखनी लगाकर अंदर आई तो उसके चेहरे पर हल्की सी सुर्खी थी। पार्टी क्या मतलब अमतल? उसने आंख मारकर कहा। सर जी, पार्टी गाहक होता है, अब वक्त बदल गया है। गाहक कहते हुए शर्म आती है। मैं कुछ घबरा कर बोला, लेकिन मैं तो पार्टी नहीं हूं अमतल। सर जी क्या बताएं, मेरी इज्जत बन जाएगी महल्ले में। आपका क्या जाएगा? वैसे भी अब तो मेरे मेहमान की बीबी खातिर ही नहीं करती। अब तो फेरोजा के दिन है। फेरोजा कौन? मेरी छोटी बहन है सर जी, अच्छे पैसे लाती है मुजरों से। उसकी खातरें होती हैं। उसके मेहमानों को कुक्कड़ भून भून कर खिलाती है। मैं तो चाय भी मंगवा लूं तो बीबी को गुस्सा चढ़ जाता है। पता नहीं क्यों मुझे अमतल पर शदीद तरस आ गया। जब आदमी अंदर से शदीद बहरान का शिकार हो चुका हो और तन्हाई के दश्त में बहुत घूम फिर ले तो उमूमन वो अपने से बड़ी उम्र की औरत से मोहब्बत करने लगता है, क्योंकि उसे मामदा की सिक्योरिटी दरकार होती है। शायद यही वो लम्हा था जिसमें एक लाहासिल राबिते का शिकार हुआ। मुझे उसके बूढ़े जिस्म में दोशीजगी की अदाएं देखकर ऐसी तकलीफ हो रही थी कि अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे उसकी जवानी कहीं से लाकर लौटा देता। दरअसल यही वो वक्त था जब मुझे भागना चाहिए था, क्योंकि वो भी मेरी तरह अधमुआ गिरज थी। इस गिद्ध की सारी जिंदगी बयाबानों में, उजड़े थलों में, सूखे पेड़ों पर कटी थी, लेकिन हम मशरब को सामने पाकर मुझसे भागा न गया। इसमें कुछ ऐसी गर्मी, लजाजत और खूबसूरती थी कि मुझे थोड़ी देर के लिए अल्सर का दर्द भी भूल गया। मेरी बीबी भी बहुत बदकिस्मत है बेचारी।
अगर उसके घर 5 बेटों की जगह 5 बेटियां होती तो आज राज करती बीबी। पर ऐसी ठंडी किस्मत है बीबी की, दे लड़के पे लड़का, दे लड़के पे लड़का। जो कहीं फेरोजा पैदा ना होती तो हम सब तो फाका मर जाते। खुदा कसम बीबी तो इसे भी मेरा कसूर समझती है। उसका बस चले तो उसकी सजा भी मुझे ही दे। पहली बार मैं एक ऐसी सोसाइटी में दाखिल हुआ था जहां बेटे की पैदाइश गमअंगेज अम्र थी। 5 बहुएं भी तो आई होंगी इसी घर में। हमारी तरफ बहू पेशा नहीं करती सर जी, पेशा सिर्फ बेटी करती है। इसकी क्या वजह है अमतल? बज़ाहिर तो कोई वजह नहीं सर जी, सिर्फ रिवाज है। लेकिन शायद सिर्फ बेटी ही माँ को सारा कुछ दे सकती है। बहू पेशा करे तो कभी सास को कुछ दे, फिर पेशा कराने का फायदा। उस वक्त मैं सोशियोलॉजी का एक पुराना तालिब इल्म था और एक नए मुआशरे, एक नई मखलूक से मुतारिफ हो रहा था। कॉलेज वाला तजस्सुस मुझ में उभरने लगा। शायद कॉलेज से निकलने के बाद ही हर तालिब इल्म असली मानों में तालिब इल्म बनता है। अमतल, यहाँ किस किस्म की लड़की अच्छी तवाइफ बनती है? कुछ तो निशानियां होंगी ना? हाँ सर जी, निशानियां पक्की होती हैं। जिस लड़की की आंख बोले, होंठ दावत दें, चलते में कूले हिलें, सच्ची बात है सर जी। जिसका जिस्म ना बोलता हो वो इधर भी गरहस्ते नहीं रहती है। आपके शहर में भी बेचारी बच्चे पालती मरती है। औरत का तो अंग अंग बोलता हो तो काम बनता है। मेरी निगाहों में गुमसुम भाभी सौलत का चेहरा घूम गया। इधर तुम्हारी तरफ भी कुछ स्टेटस वगैरह का चक्कर है अमतल? क्या मतलब है आपका? यानी कुछ तबके वगैरह, कुछ जात बरादरी का चक्कर, ऊंच नीच? वो हंसने लगी। लो सर जी, ऊंच नीच का चक्कर कहाँ नहीं। चोरों में इसका चक्कर, स्मगलरों में इसका चक्कर। कुछ चोर सिर्फ नकदी सोना चुराने वाले होते हैं, कुछ भैंस बकरी खोल कर ले जाते हैं, कुछ सिर्फ गटरों के ढकने उठाते हैं। और तुम्हारे यहाँ? हमारे यहाँ भी सर जी 3 तबके हैं। ऊंचा तबका अमीर डेरेदार तवाइफें, दरमियाना तबका इज्जतदार गैरतदार लोग, रस्म व रिवाज के पाबंद, तीसरे गरीब मंदे हाल, सबसे रांदी हुई भेड़े हाल वो ठुकियाई होती है जिसे होंठ लाल करने जोगे पैसे भी नहीं मिलते। उसका पेट सीना सब सपाट होता है, बालों में प्लास्टिक के क्लिप, जिस्म पर नायलॉन के ऐसे पुराने कपड़े जिनसे पसीने की बू आती है। इस ठुकियाई के कई हरामी बच्चे होते हैं। एक बीमार शौहर होता है, कई हरजाई मुफ्तखोरे आशना होते हैं। ये सोती भी बार बार है और कारोबार भी इसका उधार पर चलता है। शौहर इसका मारने वाला चरसिया होता है। वो सरजी कई चक्कियों में पिसती है, कभी शौहर की चक्की में, कभी बच्चों की चक्की में, कभी गरीबी, कभी उधार की चक्की में। 30 तक पहुंचते पहुंचते तो उसका सिर्फ छीछड़ा बाकी रह जाता है हड्डियों पर। आपको ऐसी तवाइफ नजर आ जाए तो आप नाक पर रुमाल रख लें। ये जो आपके अदीब शायर लोग हैं वो कभी ऐसी तवाइफ की कहानी ना लिखें। इस पर कौन गजल कहे? गंदी नाली के पास कौन बैठे, बताइए। मैं गौर से अमतल को देख रहा था। उस वक्त वो बहुत तजर्बेकार और बूढ़ी नजर आ रही थी। दूसरा मिडिल क्लास तबका है सर जी। जिस तरह आपकी मिडिल क्लास औरत शरीफ होती है, रस्म और रिवाज के हाथों हमारी मिडिल क्लास औरत पर भी बड़ी पाबंदी होती है। इस पर अखलाकी, माशरती, जहनी कई पट्टियां कसी होती हैं। ये करो वो ना करो की तलवार टंगी होती है उनके सर पर। उन्हें भी शरीफ जादियों की तरह इश्क करने की इजाज़त नहीं होती। वो क्यों? तवाइफ का तो अजली दिमाग खराब है। इधर इसको इश्क हुआ, उधर वो भाग जाएगी, सारा कारोबार ठप। इसीलिए तो कंजर, नायका, घर वाले सब उसे डरा धमका कर रखते हैं। वो इज्जत, गैरत, नफा नुकसान, लेन देन, पर्दा, बेपर्दगी कई किस्म के नजरियात में जकड़ी होती है। नमाज, रोज़ा, नजर न्याज, आशूरे, कूंडे, 11वीं शरीफ, गंडा तावीज़, दम दुरूद सब उसकी ज़िंदगी पर शाये होते हैं। दरअसल वो भी आपकी मिडिल क्लास औरत की तरह बड़ी जज्बाती, वहमी और डरपोक होती है सर जी। जो रकम वो कमाती है सीधी माँ के पास पहुँचती है, क्योंकि मिडिल क्लास की औरत को अपनी माँ से बड़ा प्यार होता है। इस पैसे से इसके भाई बोस्की की कमीज़ें पहनते हैं, इत्र लगाते हैं, ब्लैक में मिलने वाले सिगरेट फूंकते हैं। कभी कभी वो हर मिडिल क्लास औरत की तरह डंडी मारकर रकम बचाने लगती है। किसी किसी गाहक से अलहदगी में कुछ रकम मुँह लेती है, फिर उस रकम से पान मिठाई खाने का आराम हो जाता है। कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी खरीदी जा सकती है। और अखलाकी तौर पर यह मिडिल क्लास की तवाइफ कैसी होती है अमतल? शरीफ होती है सर जी। उमूमन इसे शराब, जुए और अपने पेशे से नफरत भी होती है, आपकी मिडिल क्लास औरत की तरह। लेकिन उसका हुस्न भी 2 रोज़ा होता है। उम्र ढले पर चाहे वो अच्छा गाने वाली हो, चाहे तहलका मचाने वाली, सब उसका साथ छोड़ जाते हैं, सब के सब। मैंने अमतल की जानिब देखा। वो सर से पांव तक छोड़ी हुई मिडिल क्लास तवाइफ थी। सिर्फ उसी को शादी का शौक है।
जितनी औरतें हीरा मंडी से निकाह के शौक में भागती हैं वो सब इस तबके से ताल्लुक़ रखती हैं। गृहस्थी के शौक में ये सारी उम्र कंजरी होने का ताना सुनती हैं और कभी लौटकर पेशा करने नहीं जाती। इनकी अक्ल हमेशा इनको ख़राब करती है, इनका दिल हमेशा इनकी मट्टी पलीद करता है। और ऊंचे तबके की तवाइफ, वो अमतल, वो सर जी हर जगह ऐश करती है। आपकी तरफ हो तो एक मर्द की दौलत, उसका नाम, शोहरत उसके काम आता है। इधर की हो तो कई अमीर आदमियों के घरों में सेंध लग जाती है। आपका शायर जब गज़ल कहता है इस तबके की तवाइफ पर कहता है। फिल्म बनती है तो इसको सामने रखकर, कहानी लिखी जाती है तो वही नज़र में होती है मुश्तंडी। ना नमाज ना रोज़ा, ले देकर एक मजहब है उसका, काले कपड़े पहनकर बढ़िया फ्रांसीसी खुशबू लगाकर मजलिसों में जाना। सर जी जिस औरत के मिनिस्टर तलवे चाटें, जागीरदार हाथ जोड़ें, ऊंचा अफसर जिसके घर में टाई उतार कर बैठे, भला उसके क्या कहने। अल्लाह इधर मंडी में तो पैदा करता सर जी, पर किसी ऊंची डेरेदार तवाइफ के घर। इस अमतल से मैं वाकिफ न था। वो बड़े तसलसल और तजर्बे से बोलने की अहल थी और उसकी बातों में एक खास किस्म की मंतिक थी। पता नहीं ये उसकी गुफ्तगू थी कि सोशियोलॉजी में दिलचस्पी। अब मैं काफी हद तक रिलैक्स हो चुका था और मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछ रहा था। चाय काफी देर में आई, लेकिन चाय के साथ पुरतकल्लुफ सामान भी था। चाय का ट्रे मेज पर रखकर नौजवान लड़के ने पूछा, बीबी पूछती हैं साफ चादरें और गलाफ भी भेज दूं? अमतल ने चोर नजरों से मेरी तरफ देखा और फिर खिसियानी हंसी हंसकर बोली, ले और नहीं तो क्या, और पान का भी पूछा है बीबी ने, वो भी भेज दे। नौजवान लड़का एक भरपूर नजर मुझ पर डालकर लजाजत से बोला, सर जी जरा मोटरसाइकिल की चाबी दें, मैं लोहारी से पतंग ले आऊं। तेरी टांगे टूटी हुई हैं, ये रेडियो स्टेशन से आए हैं, कोई एवे कैवे नहीं है, जा फुट्टा खा। मैंने जेब से नई मोटरसाइकिल की चाबी निकालकर उसके हवाले कर दी। ना सर जी, जो इधर आता है यही करता है ये, इसीलिए चोर हो जाते हैं हमारे लड़के। अच्छा भाई जल्दी आना, मुझे रेडियो स्टेशन जाना है, रिकॉर्डिंग है मेरी 11 बजे। ये कमबख्त कभी जो रात के 12 बजे से पहले आ गया। अमतल ने झपट कर चाबी छीन लेना चाही, लेकिन वो इतनी देर में चंपत हो गया। अब आप रेडियो स्टेशन कैसे जाएंगे? तुम फिक्र ना करो, आ जाएगा अभी। इस उम्र में सबको मोटरसाइकिल का शौक होता है। वो उम्र में मुझसे करीबन दुगनी थी। इसके बावजूद उसकी लजाजत, शर्मिंदगी और कम हिम्मती ने उम्र में मुझे उससे छोटा बना दिया था। रेडियो स्टेशन पर वो थानेदारनी बनी फिरती थी। यहाँ उसके चेहरे पर कंवारी लड़की जैसी हया छलकने लगी। पता नहीं क्यों यकदम मैं उसके साथ बहुत आरामदेह महसूस करने लगा। बड़ी देर तक वो आओ भगत में लगी रही। मेहमान नवाजी उसके साथ एक नेचुरल निस्वानी फेल था, जैसे माँ दूध पिलाती है। मैं अब उस इलाके की तबकाती कशमकश में दिल से दिलचस्पी लेने लगा था। तुम भी तो बड़े ठस्से की होगी अपने वक्त में अमतल। थी जी, पर इधर मिडिल क्लास औरत से कुछ नहीं होता, टाकियों की गुड्डी होती है वो तो। मैंने सारी उम्र इतनी मार शरीफ औरतों से नहीं खाई सर जी, जितनी अमीर रंडियों से खाई है। जो भी अच्छा गाहक कभी मिला बिलाखिर उन्होंने छीन लिया, जो काम का गाहक लगा ये उड़ा कर ले गई। पता नहीं क्यों उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो चुप हो गई। अमतल बहुत ज्यादा जी चुकी थी, अनगिनत लोगों से मिली थी। उसके तमाम खूबसूरत किनारे, मीनारे, रंग, रोगन, मुनक्कश फूल बूटे खत्म हो चुके थे, लेकिन इस कदर इस्तेमाल शुदा होने पर भी उसमें एक हुस्न और खूबसूरती ऐसी भी पैदा हो गई थी जो पुराने खंडरों में होती है। एक तरह से वो बुझा हुआ सिगरेट थी, बेध्यानी, बेमसरफी की इंतहा। लेकिन कभी कभी इस सिगरेट में आग के शोले खुद ब खुद निकलने लगते। रेडियो स्टेशन पर वो और होती, घर पर एक और अमतल मिलती, बाजार में उसका रंग बिल्कुल अनोखा होता। नौजवान के जाने के बाद चादरें और गिलाफ आ गए। अमतल ने बिस्तर सफाई से बिछाया और मुझसे नजरें चुराए इधर उधर की बातें करने लगी। रिकॉर्डिंग का टाइम निकल गया। शाम के साए गहरे होने लगे, लेकिन नौजवान मोटरसाइकिल लेकर ना लौटा। मैं चला तो जाता, लेकिन दोबारा मैं मोटरसाइकिल लेने इधर नहीं आना चाहता था। जब हम रात का खाना खा चुके तो अमतल ने लजाजत से कहा, सर जी अब आप चले जाएं, खुदा कसम वो तो चाहे कल तक ना आए, उल्लू का पट्टा। मुझे दोबारा इधर आने से खौफ आ रहा था। ख्याल था कि अगर एक दफा और मैं इधर आ गया तो फिर मैं कभी यहाँ से जा ना सकूंगा। बाजार जाग उठा था और मौसीकी की आवाज अब इधर भी आने लगी थी। आप सो जाएं सर जी, मैं इधर सोफे पर लेट रहूंगी, साफ बिस्तर है। मैं चुपचाप सिगरेट पीता रहा। वो लजाजत से पलंग के पास खड़ी थी। इतनी उम्र की औरत को मैंने इस कदर बेबस कभी नहीं देखा। आप टैक्सी पर चले जाएं सर जी, मैं कल रेडियो स्टेशन आपका मोटरसाइकिल भिजवा दूंगी। मैं चुप रहा।
ये रजाई साफ है, इसमें कोई नहीं सोया सर जी। उसने मुंह परे कर लिया। शायद वो रो रही थी। मैंने जूतियां जुराबें उतारी, टाई कोट उतार कर सोफे पर रखा और चुपचाप पलंग पर दराज हो गया। इधर आओ अमतल। जी सर जी। मेरा नाम मालूम है ना तुम्हें? जी। तो मुझे कयूम कहो ना। अच्छा सर जी। यहां बैठो। वो पलंग की पायंती बैठ गई। उसके कंधे, आंखें और हाथ बहुत खूबसूरत थे। यकदम वो मेरी टांगें दबाने लगी। ये क्या कर रही हो अमतल? कुछ नहीं जी, जी चाहता है। बड़ी देर हो गई है, मैंने कभी किसी की टांगें नहीं दबाई। इधर आओ मेरे पास। वो डरते डरते सिरहाने के पास आकर बैठ गई। कभी तुमने किसी से मोहब्बत की है? लाहासिल मोहब्बत दीवाना बना देने वाली, जैसे खाली कुएं में गूंज फिरती है। वो चुप रही। मैं कोहनी के बल हो गया। फिर मैंने उसकी झोली में हाथ डालकर पूछा, लाहासिल मोहब्बत और दीवानगी में कुछ फर्क तो नहीं होता अमतल? तुम तो तजर्बेकार हो, बताओ तुमने कभी अक्ल शऊर से निकलकर मोहब्बत की है? मेरे हाथ पर एक बड़ा सा आंसू गिरा। फिर अमतल ने लंबी सांस भरी लेकिन खामोश रही। बताओ अमतल, उसने मुंह फेर कर कहा। हमें क्या पता इन बातों का सर जी, हम लोग कोई जख्म थोड़ी होते हैं। जख्म तो और जगहों से लगते हैं, हम तो सिर्फ फाहा रखते हैं जख्मों पर। हमारा तो फर्स्ट एड का महकमा है। फिर किसी का जख्म ठीक हुआ तुम्हारे हाथों? अब उसकी आंखों से झरने की तरह आंसू गिरने लगे। ना सर जी, ये जख्म हमेशा उसी से ठीक होते हैं जो इन्हें इनायत करता है। कभी कभी तो ये इसके बस की बात नहीं रहती। मैंने उसके दोनों कंधे पकड़ लिए। बताओ अमतल, जब आदमी किसी को जख्म अता नहीं कर सकता, खुद किसी का जख्म भर नहीं सकता, तो फिर वो जीता क्यों है? जिए क्यों चला जाता है? पता नहीं क्यों उसने मुझे सीने से लगा लिया और रोते हुए बोली, आप क्यों रोते हैं? रोएं आपके दुश्मन। आधी रात गए जब मेरा मोटरसाइकिल नीचे आया तो मेरी आंख खुली। बाहर के लैंप पोस्ट की रोशनी तकिए पर उस जगह पड़ रही थी जहां अमतल सोई हुई थी। उस वक्त उसकी उम्र उसके चेहरे पर लिखी थी। आंखों के नीचे गहरे हल्के और होंठ लकीरदार थे। वो मुंह खोले हल्के हल्के खराटे ले रही थी। पहली बार मैं आफियत से दो चार हुआ। अपनी हम जिन्स की रफाकत मिली। गिद्ध बरादरी का कोई फर्द इस कदर करीब पाकर मैंने उसे आहिस्ता से उठाया। अमतल। वो हड़बड़ा कर उठी। जी सर जी। मुझसे शादी करोगी? हम दोनों हमेशा इकट्ठे रहेंगे, हमेशा हमेशा। वो अजीब तौर पर हंसी और फिर मुझे तकिए पर धकेल कर बोली, अच्छा सुबह सही, इस वक्त तो मौलवी नहीं मिलेगा। पहली बार मुझे देर तक हंसी आती रही, अपने आप पर, अमतल पर और सारी दुनिया पर। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।